हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाई जा रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कल मेरी जो एक वीडियो आई थी कि कैसे आप अपनी पीएचडी कर सकते हो विद और विदाउट नेट जेआरएफ। तो बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे क्वेरी की और उन क्वेरी का आंसर मैं चैट में नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई पर्सनली थॉट कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। और हम लोग ने बहुत सारी ब्राइट साइड ऑफ पीएचडी की, तो काफ़ी सारी बातें कर ली है कि किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कोर्स वर्क कैसे करना है, आप कैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इन सब के बारे में तो हमने बात की है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का आपको डराना नहीं है। हम लोग को पीएचडी करनी है, अच्छे से पीएचडी करनी है, नॉलेजेबल तरीके से पीएचडी करनी है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है और फाइनली ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर की जो जर्नी है, हमको प्रोफेसर तक पहुंचना है। इसके लिए हमें पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी। पर ये जो मैं आपको वीडियो आज बताने वाला हूँ, ये मैंने कोई अजम्पशन के ऊपर नहीं बनाई कि ऐसा होता होगा। ये जितने भी लोगों से मैं कांटेक्ट में आया हूँ, चाहे मेरे वो को रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी में लोग हैं जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन सब से मैं कुछ ना कुछ सुनता हूँ कि हाँ ये भी चीज़ होती है, वो भी चीज़ होती है। और उसके बेसिस पे मैं आपको आज एक डिस्क्लेमर देने वाला हूँ, कुछ चीज़ें हाईलाइट करने वाला हूँ जो कि आपको आगे जा करके फेस करनी पड़ सकती है। भगवान करे आपको ना करनी पड़े, पर आगे फेस करनी पड़ सकती है, तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो ये सब चीज़ें जो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है researchphd.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे हम पीएचडी रिसर्च और करियर ओरिएंटेड बहुत सारे जो है आपको नोटिफिकेशंस देते रहते हैं। डेली बेसिस पे क्विजेस भी आते हैं। क्विजेस सेक्शन में आप जा करके जो है क्विजेस दे सकते हैं, पीडीएफ लर्न कर सकते हैं लर्निंग सेक्शन में। और हमारे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं, जो हो सकता है आपको जिसकी ज़रूरत हो, वो भी आपको वीडियो चैनल वाले टैब में मिल जाएंगे। हम लोग फेसबुक पे भी हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक हम शेयर करते रहते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम स्टार्ट मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये स्टार्टिंग से बनाई है कि जब कोई इंसान ने एडमिशन लिया है तब से लेकर के एंड तक उसको किन किन चीज़ों से का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे। जो फर्स्ट और जो फॉरमोस्ट चीज़ है, जो अक्सर लोग भी मुझे ये चीज़ कहते हैं कि सर अभी हमारा फ़लानी यूनिवर्सिटी का जो है इंटरव्यू हुआ, वहाँ तो फॉर्मेलिटी कर रहे थे। हमसे पूछा मास्टर्स में आपने, आपका गाइड कौन था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने जो है आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपनी स्पेशलाइजेशन की है मास्टर्स में। मतलब हमारे रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड तो कुछ हमसे पूछा ही नहीं गया। सर ये कैसा इंटरव्यू हुआ? तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि कुछ हद तक, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ना मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ, कुछ हद तक नेपोटिज्म तो होता ही है। जैसे कि आप जो है रिसर्च गाइड हैं या आप जो है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में हैं, सिलेक्शन कमेटी में हैं और आपको कोई रिलेटिव निकल आता है। आप अपनी लेवल पे सोचिएगा, आपको रिलेटिव निकल आता है, उन्होंने आपको बोला, जैक लगवाया कि यार मेरा भांजा जो है वो पीएचडी करना चाहता है, उसने 12 भी हुआ है, वो शॉर्टलिस्ट भी हो गया, नेट जेआरएफ भी उसका हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो आप उस केस में क्या करोगे? हमें तो वैसे अपने काम के प्रति लॉयल होना चाहिए, पर हम नहीं हो पाते हैं। हम वहाँ पे अपनी रिश्तेदारी और अपना जो रिलेशन है वो बीच में ले आते हैं और फिर बाकी लोगों के साथ एक फॉर्मेलिटी होती है और अल्टीमेटली वो माइंड मेकअप कर लेते हैं कि इस फलाने बंदे को, ये जो मेरा दोस्त का जो भांजा है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये तो हर जगह पे है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि कुछ कुछ एरियाज़ में है, ये हर जगह पे है। आपको इसके लिए अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा और मतलब ये सब तो आप कर ही सकते हो, पर आप इनसे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हो। इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को कि एक साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो कहीं सपोज एक नहीं हो पाती आपकी, कहीं एक जगह आपका नहीं हो पाता है एडमिशन, तो देयर शुड बी अ बैकअप जहाँ पे आप जो है इंटरव्यू दे करके सेलेक्ट हो सको। तो ये शुरुआती स्टेज में होता है, स्पेशली इंटरव्यू जब आपका हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि क्वालिटेटिव है ना, ये क्वांटिटेटिव तो है नहीं, क्वांटिटेटिव तो आपका एंट्रेंस एग्जाम था या आपका नेट जेआरएफ था, वो कंप्लीट हो गया। अब वो उनका परसेप्शन है कि उनमें उनको आप में स्पार्क नज़र आता है कि नहीं आता है, नॉलेज नज़र आती है कि नहीं आती है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। या उनका कोई रिलेटिव है तो उनको वो जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो ये हर एक फील्ड में है और पीएचडी में भी इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इससे क्या करना है सर, इससे क्या लड़ें? देखो इससे कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बेस्ट बनाइए। अगर उसको लगेगा लिटरली कि हाँ ये इंसान सोना है या लिटरली जो है इसको लेना चाहिए, नहीं तो हमारा लॉस है, तो फिर आपको वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है,
सेकंड, आपका हो गया सिलेक्शन, इंटरव्यू आपका हो गया, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। अब आ गई आपके सुपरवाइज़र की बात। सुपरवाइज़र को भी बहुत ध्यान से चुनाव करना है, मैं तो हर एक वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि सुपरवाइज़र इन शॉर्ट गाइड, अगर वो आपको गाइडेंस नहीं देगा तो आपकी पीएचडी बहुत दर्दनाक होने वाली है, दुखदाई होने वाली, बिकॉज देर इज़ नो वन टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू। और आप नए हो, हम भी नए हैं, आप भी नए हो, आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, और अगर आपको गाइड नहीं मिलता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है आपके साथ। एक फेवरेबल टर्म्स बनाने उनके साथ, जिससे उनको आप, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ। सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ आता ही नहीं है, उसको लगे यार इससे ऐसे तो मैं दीवार पे सिर मार लेता अपना, ऐसा वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हाँ यार, इसको तो बहुत कुछ आता है, थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा और इसको सब समझ में आ जाएगा, ही इज़ क्विक, ही हैज़ ए गुड ग्रास्पिंग पावर, राइट। तो सुपरवाइज़र आपको चुनते वक्त भी आपको कोशिश करनी है, पहले चीज़ तो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड आप सुपरवाइज़र को चुनो, उस सुपरवाइज़र के बारे में थोड़ा स्टडी करो। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमको तो किसी ने बोला ही नहीं, हम तो कैसे चुने, हमें तो पता ही नहीं हमें कौन सुपरवाइज़र एलोकेट होने वाला है। तो जहाँ पे कम सीट्स होती है ना, 2-3 ये सीट्स होती है, तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। जिनके पास वैकेंसी होगी, जिनके जिस भी सुपरवाइज़र के अंदर वैकेंसी होगी, वही आपको एलोकेट किया जाएगा। पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देयर इज़ एन ऑप्शन, आपसे पूछते हैं ये, मेरे से भी पूछा था कि आपने किसी गाइड को फाइनलाइज़ किया है, तो पहले ही आप एक रात पहले आप पहले ही जो है मिल के आ जाओ और उनकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर लो, सब कुछ दिया होता है उनके बारे में, आप उनको चेक कर लो, उसके बाद फिर आप सजेशन दो। और आप सजेशन नहीं देना कि हाँ मुझे इनको चुनना है, अब आपने गाइड से तो बात ही नहीं की, उनके पास वैकेंसी नहीं है, फिर वहाँ पे बात अटक जाएगी। तो पहले गाइड से बात करो, सर आई एम सो मच ओवरवेल्म्ड बाय योर रिसर्च पेपर्स एंड आई वांट टू get the knowledge and I want to pursue my PhD and all other things। उनको अच्छी तरीके से आप उनसे बात करो, जब वो कन्विंस हो जाए फिर आप अपना बात रखो, जिससे वहाँ से भी येस हो और आपकी तरफ से भी येस हो, ठीक है। दूसरी चीज़, स्पून फीडिंग बिल्कुल भी आपको सुपरवाइज़र नहीं कराएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ चप्पा चप्पा उनसे पूछूं, तो नहीं, आपको बेसिक्स आनी चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड बेसिक्स आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं, मैंने इससे पहले 2-3 महीने पहले टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट वगैरह की वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे को पीएचडी में ज़रूरत पड़ी थी उनकी। तो मैंने कहा यार आगे जा करके आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं पढ़ता था और उसकी वीडियो बनाता था और फिर अपलोड कर देता था, जिससे आगे जा करके मुझे फिर रेफ़र करना हो तो अपनी वीडियो से तो मुझे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कितने सारे लोगों को जिनको आगे जा करके उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं सर एनोवा वगैरह टेस्ट के बारे में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो आपको वो ज़रूरत पड़ेगी, वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप हेल्प लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं जो प्रॉब्लम्स मुझे लगती है, जो मैं फेस करता हूँ, मैं आपके लिए वो पहले से ही प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो कई बार हमने देखा है कि हमसे मॉनेटरी रिवार्ड्स भी मांगते हैं, है ना। इन शॉर्ट जो सच है मैं बताना चाहता हूँ, फेलोशिप का कुछ प्रपोर्शन आप दे दो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर सपोज आपका जेआरएफ नहीं है, आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्क कर रहे हो और आगे जा करके आप साथ ही साथ अपनी पीएचडी भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो वो बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 2000 हमें भिजवाओ या 5000। दीज आर अ वेरी डार्क साइड ऑफ पीएचडी, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती भी हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र के ऊपर, इसलिए पहले आप जो उनके अंडर रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे बात कर लो, मतलब अवेयर होके जाओ, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने का बात नहीं है, मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर्स की बात है ये, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। तो कोशिश आप ये करो कि ऐसा कुछ तो नहीं है, या आप उनसे बात करो जो उनके अंदर जो लिखा होता है, आप वेबसाइट में जाओ यूनिवर्सिटी की, उसमें लिखा होगा कि कौन कौन जो है पास आउट हो चुके हैं, किन के अंडर पास आउट हो चुके हैं, ये लिस्ट रहती है, तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर के जितनी आप नॉलेज ले सकते हो, जितनी आप अवेयरनेस हासिल कर सकते हो, आप वो हासिल करो, जिससे आगे जा करके आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मैंने तो बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया उनको अपना गाइड बना करके, ठीक है। ऐसा नेचर है उनका, है ना। और ऐसा कुछ मॉनेटरी वगैरह कोई हिसाब किताब तो नहीं होता, ये सब चीज़ें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने लोगों को लिटरली, ये सच सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैंने लोगों को 4 साल अपना डिवोट करने के बाद, पीएचडी में 4 साल डिवोट करने के बाद सुपरवाइज़र की अनयूजुअल डिमांड्स की वजह से पीएचडी छोड़ते हुए भी देखा हुआ है। ये सच है, एक सच मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं उन्हीं में से किसी एक, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर वहीं से ही मैंने किसी को देखा, और बहुत नियर और डियर वन थे वो मेरे। और फिर जब उन्होंने बताया कि 3 साल 4 साल के बाद उन्होंने अनयूजुअल डिमांड्स की, तो फिर आई कैन नॉट पे बिकॉज आई एम ए फैमिली मैन, उन्होंने बताया, और आई हैव टू फीड माई चिल्ड्रन, स्कूल फीस और घर के एक्सपेंसेस, सो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसे छोड़ना पड़ा, और कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेस भी आ गए थे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिए, फेवरेबल डिसीजन आप रखिए, फेवरेबल रिलेशनशिप आप मेंटेन करिए, जिससे जो है आगे जा करके ये प्रॉब्लम्स ना आए।
थर्ड, नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉलेज आपको करनी है। लिटरेचर रिव्यू करने का मन नहीं कर रहा है सर, लिटरेचर रिव्यू कैसे करें, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। देयर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक। अगर जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक तो फिर, अगर आपका पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर पीएचडी आपके लिए नहीं बना हुआ है। आपको लिटरेचर रिव्यू पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च गैप्स फाइंड आउट करना है यार, कम ऑन, बहुत बड़ा काम है ये। इज़ इट क्लियर? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हुई हैं उनकी पूरी स्टडी करो आप। उसको स्टडी करने के बाद फिर आप देखो कि क्या क्या रिसर्च गैप्स, कौन से ऐसे एरियाज है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो अनआइडेंटिफाइड हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको उनको एक्सप्लोर करना है। और ना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टी टेस्ट एफ टेस्ट जो कि मैंने आपको बताया, इन सब की अगर आपको नॉलेज होगी तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप आगे जा करके उसको यूज़ कर सकते हो। और आपके पास नॉलेज होनी भी चाहिए। कॉन्फ्रेंसेज आप अटेंड करो ना, बहुत सारे लोग जो है ये इसके बारे में जानते नहीं होंगे। देर आर लॉट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, है ना, वहाँ पार्टिसिपेट करो आप। वहाँ पे अभी तो खैर सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, पर जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वहाँ पेपर प्रेजेंटेशन दो। आप रिसर्च पेपर्स आप लिखोगे तो पेपर प्रेजेंटेशन दो, आपको स्टेज फोबिया दूर होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपकी सीवी में जो है हम लोग लिखते हैं इंटरनेशनल, मैंने भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे जा करके बहुत बेनिफिशियल देने वाली, बहुत हेल्प करने वाली है। रिसर्च पेपर्स आप कोशिश करो, और वो सब तभी आ पाएगा जब आपका गाइड अच्छा होगा और आपके अंदर उत्साह होगा, इंथुसियाज्म होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है ना। यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में लिखो। आगे जा करके अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी और अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा तो आप इंटरनेशनल जर्नल्स में भी आप अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो। थिंक बिग, यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव इट। तो नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के लिए आप बुक्स पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स मैंने बुक्स, फ्री बुक्स भी दी हुई हैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो 2-2 4-4 पेज आप पढ़ा करो। अगर आप अभी इग्नोर कर रहे हो तो आगे जा करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप अभी 2-2 4-4 पेज, जिनका नेट जेआरएफ कंप्लीट हो गया और आगे जा करके पीएचडी में वो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो जो है ऐसा भी कर सकते हैं, उनकी नॉलेज ले सकते हैं बुक्स वगैरह की, इन डेप्थ नॉलेज। नेक्स्ट, अब एक और जो है प्रॉब्लम, ये मैंने क्यों डार्क साइड में से नॉलेज क्यों लिखा, डार्क साइड में इसलिए नॉलेज लिखा बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है। और जब वो नॉलेज सामने वाले को समझ में आ जाता है, सुपरवाइजर को, कि यार दिस पर्सन इज़ वर्थ वेस्टिंग, तो फिर वो आप पे काम नहीं करते हैं और फिर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक बहुत डार्क साइड है, इसलिए अपने आप को अप टू डेट रखो। आपके लेवल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक फेलोशिप की भी बहुत इशू आता है कि सर, जो मुझे अक्सर लोगों ने चैट में भी बात करते रहते हैं कि सर फेलोशिप जो है टाइम पे नहीं आती है, 2-2 महीने 3-3 महीने की आती है, कई बार बहुत टाइम लग जाता है। और आपको मैंने बताया है ना कि एक मैंने वीडियो बनाई हुई कि कैसे आप सारे एनेक्स्चर्स को जो है प्रॉपरली कलेक्ट करके फिर रजिस्ट्रार को आप देते हो, फिर वो फॉरवर्ड करते हैं आगे जा करके, और उसके बाद फिर आपकी फेलोशिप वगैरह आपके अकाउंट में आती है। तो कई बार डिले भी हो जाता है इस पर, तो उससे प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अब जब अच्छा एचआरए आपको मिल रहा है तो आप अपने उनको तो बोल नहीं सकते जहाँ पे आप रेंट ले रहे हो कि मेरे भी फेलोशिप नहीं आई है तो मैं आपको रेंट नहीं दे सकता। आपको खुद उस पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। या एकदम से फीस आ गई कोई और जो है यूनिवर्सिटी में आपको पे करनी है, डेडलाइन आ गई और फेलोशिप नहीं आई है, तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, आपको खुद से फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो ये भी कई बार प्रॉब्लम आती है। फेलोशिप डिले हो जाती है, आती ज़रूर है फेलोशिप, पर डिले हो जाती है। तो उसको उसके लिए भी कई बार क्या है, फंड्स का जो है मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिससे आप अपनी फंड्स का जो है अभी अरेंजमेंट कर लो, उनको उनका पेमेंट वगैरह कर दो, फिर आगे जाकर के जब फेलोशिप आएगी तो आप उसको रीएम्बर्स भी कर सकते हो। ये भी अक्सर जो है देखा गया है। नेक्स्ट, अब टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों को मैंने, ये तो खुद मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है टाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं पीएचडी में, है ना। 5-5 साल तक भी उनकी पीएचडी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपना काम रेडी रखो। मैं भी अगर बता रहा हूँ, अभी मैं सतना में बैठा हूँ, मेरा जो जो पीएचडी है वो भोपाल से चल रही है। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो भी मेरे को, अभी तो खैर कोविड में कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तुरंत लॉकडाउन लग गया, तो वो तो अभी बुला भी नहीं रही, यूनिवर्सिटीज़ भी अभी काफ़ी सारी जो है बंद पड़ी हुई हैं। तो आई एम इन कॉन्टैक्ट विद माई गाइड थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स, और काम जारी है। काम का कोई थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे आओगे इस बेंच में बैठोगे तभी काम होगा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए उस काम को करने की, है ना। तो आप टाइम टू टाइम बेसिस पे एक टारगेट बनाओ कि ये करना है आपको। जैसे कि अभी हमें लिटरेचर रिव्यू का काम दिया हुआ है, हम लोग अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, किसी न किसी रिसर्च पेपर्स आगे बना रहे हैं, तो उसकी हमको लिटरेचर रिव्यू का, हमें जो मेरे को रिसर्चर्स हैं हम सबको मिल करके लिटरेचर रिव्यू का काम दिया हुआ है, तो हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, उससे हमें नॉलेज मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स वगैरह तो पढ़नी पड़ ही रही है, बिकॉज इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये सब काम हमको जो दे रहे हैं वो आप पे चलते रहने चाहिए। एक्सटेंशन का कारण रिसर्च स्कॉलर कई बार खुद भी होता है, कहीं ना कहीं वो इतना बिजी है कि वो अपना काम ही ढंग से नहीं कर पा रहा है, टाइम ही नहीं दे पा रहा है,
तो आपकी पीएचडी है, जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तब तक सुपरवाइजर स्पून फीडिंग थोड़ी ना करेगा आपको। आपके अंदर ही उत्साह नहीं है पीएचडी कंप्लीट करने का तो वो 5 से 10 और 15 साल ऐसे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने काम को रखना है और खुद आगे जा करके काम मांगना है। ये नहीं कि मेरे पास काम, मेरे को बोले कोई ये काम करो। क्यों? पीएचडी आपको डॉक्टर आपके नाम के आगे लगेगा तो आप जाके मेहनत करो। आपको अपने अंदर जो है ये रखना है कि मेरा मुझे क्या काम करना है, मुझे आगे आगे क्या चीज़ करनी है और अपने गाइड से बात करनी कि सर मेरा ये काम हो गया, अब आगे मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है होनी चाहिए। ठीक है, उससे आपका टाइम एक्सटेंशन भी होगा और टाइमली आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, एक टाइम का रीज़न यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ये भी एक डार्क साइड है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्री सबमिशन वाइवा होता है, जो आपका पूरा डिसर्टेशन बन जाता है, उसके बाद प्री सबमिशन वाइवा होता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी कंडक्ट ही नहीं करा रही है प्री सबमिशन वाइवा, है ना। मैं अभी नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, कोविड की मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ। 2-3 महीने हो गए हैं, है ना, तो प्री सबमिशन वाइवा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, आपका तो यू आर रेडी फॉर द वाइवा, बट जो एक्सटर्नल्स आते हैं दे आर नॉट रेडी, या वो नहीं आ पा रहे हैं, या ये यहाँ यूनिवर्सिटी ने लेटर वगैरह नहीं भेजा है। तो ये सब चीज़ें इंटरनल भी जो है यूनिवर्सिटी की वजह से भी कई बार एक्सटेंशन जो है हो जाता है। मतलब इतना एक्सटेंशन नहीं होता कि साल लग जाए, हाँ 6 महीने इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पर यूनिवर्सिटी भी समझती है कि रिसर्च स्कॉलर्स इतनी मेहनत कर रहा है और उसको आगे जा करके इसका सिर्फ प्री सबमिशन वाइवा बचा हुआ है, तो टाइमली सब कुछ कराए। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है, पर टाइम एक्सटेंशन के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो आप खुद अपना, और दूसरा कुछ हद तक यूनिवर्सिटीज़ में भी टाइम एक्सटेंशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो प्री सबमिशन वाइवा के लिए एक्सटर्नल्स अरेंज नहीं कर पाती, एक्सटर्नल्स अपना टाइम नहीं दे पाते। इसकी वजह से आपका अब तो खैर सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, और अगर ऑफलाइन होता है तो फिर वो अपना जो है टाइम पे पीएचडी की उनको डिग्री नहीं मिल पाती और एक्सटेंशन वगैरह की आगे समस्याएं आती रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मुझे लगता है ऊपर रखना चाहिए था, पर क्योंकि ऐसा कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ है नहीं, कुछ ऊपर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थे, बाकी मैंने फिर रैंडमली जो है पॉइंट्स लिख दिए हैं। आपको ये भी देखना है कि ये कोई 1-2-3 महीने का है, 1-2 साल का नहीं है, ये मिनिमम 3 ईयर्स, मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स का है। तो आपकी फैमिली आगे जा कर के आप उनके साथ किस तरह मैनेज करने वाले हो। जैसे आपका जेआरएफ हुआ है, अब जेआरएफ में क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे जो है अपनी गाइड के पास जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपका जो सब कुछ देखते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे आए हो कि नहीं आए हो, एवरीथिंग। मतलब क्योंकि आपको यूजीसी फेलोशिप दे रही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस यूजीसी की फॉलो करनी पड़ेंगी, वो आगे जा करके आपको पता चलेगा। और उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं, लिंक में दे दूंगा आपको कि किस तरीके से जो है आपको फेलोशिप वगैरह, एनेक्स्टर्स वगैरह इकट्ठा करना पड़ते हैं, कौन कौन से करने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रार में क्या होता है और कितनी फीस वगैरह आती है फेलोशिप की, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आपको फैमिली का भी देखना है कि आपको आगे जा करके आप सपोज़ कहीं दूर दराज अपना एडमिशन ले लो और पीछे आपके पेरेंट्स हैं, है ना। हम चाहे कितने भी प्रोफेशनल हो जाएं, पर देयर इज़ अ इमोशनल टच विद आवर फैमिली। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके पार्टनर भी हो सकता है, आगे जा करके कोई भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मेरा ये कोई 2-3-4-5 महीने का नहीं है ना। मैंने कल भी आपको बताया था, डिस्टेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपके फैमिली पीछे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, और आप वहाँ जा करके पीएचडी कर रहे हो, फैमिलीज़ को इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिलीज़ को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं ना। आप क्योंकि इमोशनली भी अगर आप स्ट्रांग नहीं हो ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें घूम रही हैं, आप तब भी पीएचडी अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, आपके अंदर लग रहा है यार मम्मी परेशान थी, पापा से बात हुई तो पापा परेशान थे, तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे भी अच्छा होना चाहिए, है ना, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी फैमिली। जनरली लोग तो क्या करते हैं वैसे, जो रूरल एरिया हैं ऐसे रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो उस तरीके से अपना अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, और यहाँ आसपास अपनी जो है यूनिवर्सिटीज़ में ढूंढ लेते हैं, जिससे उनको फैमिली पे को भी वो टाइम दे पाए, कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और आगे जा करके उनकी पीएचडी की जो फेलोशिप है वो भी टाइमली आती रहे। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कि कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम फेलोशिप जो है उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फेलोशिप तो दी आपको इसलिए जा रही है जिससे आप फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल सके। ठीक है, तो ये जो है आपको फोकस करना है अपनी फैमिली की तरफ भी, कि फैमिली को भी कंसर्न आपको देना है, जिससे वो भी खुश रहे, आप भी खुशी खुशी अपनी पीएचडी करते रहो, आपको फेलोशिप भी आती रहे, और जो है आपको बहुत जल्द आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। सो दिस वाज दी वीडियो, जो आपको ये बताएंगी कि किन किन पॉइंट्स को आपको फोकस करना है, स्पेशली जब आप पीएचडी कर रहे हो या जब पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हो। और अब आपको मैंने सारी डार्क साइड्स और सब कुछ बता दिया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और मैंने सुनी है ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको पहले से ही क्या रहना है, आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, और आपको
कोशिश करनी है कि सब चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हो, और किसी प्रकार का भी हम मॉनेटरी वगैरह जो हम कई बार आदत डाल देते हैं, कुछ पैसे हम लोगों ने, हम ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्टेनोज होते हैं उनको भी हम कुछ आदत डाल देते हैं कि ये ले 2,000 रुपये हमारा काम जल्दी कर दे, ये सब कर दे, फिर उसका जो है वो दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है। तो ये सब जो है करप्शन वगैरह आप जो बढ़ाते हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप तो बढ़ा रहे हो पर दूसरों से वो सेम एक्सपेक्टेशंस लगाता है, और फिर जब वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर आगे जा करके उसको जो है कंसिक्वेंसेस का भुगतान करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को आप खुद रोको, जिससे आगे आने वाली जो हमारी जो फ्रेंड्स हैं जो आगे अभी पीएचडी करना चाहते हैं उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसको शेयर करिए, जिससे जितनी जागरूकता हम फैला सकें उतनी जागरूकता हम फैलाएं, और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो वो प्रॉब्लम से बच जाए, और उसको जो है अपनी पीएचडी की डिग्री आसानी से मिल जाए। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और साथ ही साथ कोई अगर आपको टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप लिखो, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकें और एक अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।